हेलो दोस्तों, तो यार आज हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर, इसके सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को यार आज वन शॉट पे देखने वाले। ठीक है, एक चीज जान लो, फिजिक्स के पेपर में सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इसी चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से आते हैं। तो इसलिए आज इसके सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स का ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिसपे हम लोग क्या करेंगे, इसके जितने भी प्रीवियस ईयर पे पूछे गए इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स हैं जो कि पेपर में आने के पूरी चांसेस रहते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यार आज के इस वीडियो पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सब लोग यार कॉपी पेन निकाल लो, मस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करना। और एक चीज जान लो, यहाँ पे जितने क्वेश्चन होने वाले सभी महत्वपूर्ण होने वाले, एक एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, मतलब जितने यहाँ पे कराएंगे वो सभी प्रीवियस ईयर पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन होंगे और उनके पेपर में आने के भी पूरे चांसेस होगी। ठीक है, तरीके से यार हम लोग एक एक क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और एक चीज जान लो, जितने क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले, एक भी क्वेश्चन को हल्के में न लेना। ठीक है, तो शुरू करें क्वेश्चंस को। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 100√2 वोल्ट है। ज्ञात कीजिए पहला नंबर विभवांतर का शिखर मान, दूसरा नंबर पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं। और एक चीज जान लो, कोई भी न्यूमेरिकल है भाई, तब आप तभी इसको सॉल्व कर पाओगे जब आपके पास फॉर्मूला होगा। तो इसलिए हमने पहले ही इसके पहले वाले वीडियो पे आपको बता दिया था, जब पूरे टॉपिक पढ़ाए थे वहीं पे आपको बताया था कि आपको क्या करना है, सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूले जितने हैं इनके आपको तैयार कर लेने, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले फॉर्मूले जरूर तैयार कर लेना न्यूमेरिकल्स वाली क्लास से पहले। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सिंपल सा हल करते हैं, तो आप लोग अपनी कॉपी पे भी सॉल्व करने का प्रयास करना। क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान। क्या दिया गया हमें, जो दिया हो सबसे पहले क्वेश्चन में वो नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन में दिया विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान को VRMS लिखते हैं। ठीक है, विभवांतर का इसलिए V। ठीक है, और वर्ग माध्य मूल मान RMS। ठीक है, तो VRMS कितना दिया गया, 100√2 वोल्ट। ठीक है, 100√2 वोल्ट हमें दिया गया है, ये वैल्यू हमें दी गई है। इसके बाद कह रहा है पहला नंबर विभवांतर का शिखर मान ज्ञात करो, दूसरा नंबर पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। तो एक एक करके हम दोनों चीज निकालते हैं। सिंपल पहला में निकालना विभवांतर का शिखर मान। ठीक है, विभवांतर का शिखर मान। तो विभवांतर के शिखर मान के लिए हमने आपको बताया था, विभवांतर का शिखर मान क्या होता है, विभवांतर का शिखर मान जो होता है वो होता है V0। ठीक है, और अगर धारा का शिखर मान हो तो वो होता है I0। ठीक है, तो V0 का मान हमें निकालना है। ठीक है, यही तो है, हमें V0 का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, उसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, किसका, वर्ग माध्य मूल मान VRMS का। VRMS का फॉर्मूला याद रखना, VRMS बराबर होता है V0/√2। ये फॉर्मूला जिसको तैयार है वो तुरंत VRMS ये V0 का मान निकाल देगा। ठीक है, तो फॉर्मूला VRMS बराबर V0/√2 होता है। यहां से VRMS की वैल्यू रख दो 100√2 बराबर V0/√2। ठीक है, अब √2 इधर भाग में इधर आ जाएगा गुणे में, तो V0 बराबर क्या हो जाएगा, 100√2, और ये √2 इधर आ गया तो √2 का गुणा। ठीक है, अब इसको मान निकाल लो, V0 बराबर यहाँ से 100 और √2 का √2 से गुणा मिलके 2। ठीक है, √2 का √2 से गुणा 2, तो यहाँ से V0 की वैल्यू कितनी आ गई, 200 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया क्या, विभवांतर का शिखर मान 200 वोल्ट। पहला पॉइंट हमारा सॉल्व। सिंपल फॉर्मूला अगर पता है तो आप तुरंत निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहला हमारा निकल आया विभवांतर का शिखर मान V0 का मान। ठीक है, दूसरा पूछा गया पूरे चक्र के लिए क्या निकालना है, विभवांतर का औसत मान। विभवांतर का औसत मान हमें क्या निकालना, पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, विभवांतर के पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। ठीक है, तो औसत मान का चाहे धारा का औसत मान हो या विभवांतर का औसत मान हो, उसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, औसत मान लो अगर धारा का औसत मान है, धारा का औसत मान अगर है तो उसका फॉर्मूला बताया गया था क्या, यहां से 2/πI0। ये फॉर्मूला था धारा के औसत मान का। और अगर बात करें विभवांतर का औसत मान, विभवांतर का औसत मान वो होता है 2/πV0। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था।
लेकिन ये जो धारा का औसत मान और विभवांतर का औसत मान होता है, ठीक है, धारा का औसत मान और विभवांतर का जो औसत मान होता है, ये जो होता है ये अर्ध चक्र के लिए होता है। ये कितना होता है? अर्ध चक्र के लिए ये फॉर्मूला निकल के आया था, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये जो फॉर्मूला हमने बताया था धारा के औसत मान का 2/पाई आई नॉट और विभवांतर के औसत मान का 2/पाई वी नॉट, ये अर्ध चक्र के लिए फॉर्मूला होता है। यहां पे आपसे कहा गया पूरे चक्र के लिए अर्ध चक्र कहा जाए या साइकिल कहा जाए। अर्ध साइकिल भी कह सकते हो, पूर्ण चक्र को पूरी साइकिल भी कह सकते हो, इस टाइप से। चक्र का मतलब साइकिल, ठीक है। अर्ध चक्र के लिए धारा के औसत मान का सूत्र 2/पाई आई नॉट और विभवांतर के औसत मान का सूत्र 2/पाई वी नॉट। लेकिन यहाँ पे पूरे चक्र की बात है तो हमें आधे चक्कर का पता है, तो पूरे चक्कर के लिए क्या करेंगे? पूरे चक्कर के लिए हमें 2 बार करना होगा, क्योंकि आधे चक्कर का मान लो इतना है 2/पाई वी नॉट, तो पूरे का निकालने के लिए हमें उसे 2 बार जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। या आप उसमें क्या कर सकते हो, 2 का गुणा करके उसका पूरे चक्कर का निकाल सकते हो, ठीक है। इस टाइप से देखो, पूरे चक्र का अगर हमें औसत मान चाहिए तो उसका मान हो जाएगा 2 गुणे, ठीक है, अर्ध चक्र का औसत मान, 2 गुणे अर्ध चक्र का औसत मान, यही तो सूत्र हो जाएगा, 2 गुणे अर्ध चक्र का औसत मान, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? पूरे चक्र का औसत मान बराबर 2 गुणे अर्ध चक्र का औसत मान, ठीक है। 2 गुणे अर्ध चक्र का औसत मान है और इसे आप जैसे विभवांतर का औसत मान है इसलिए इसे क्या मान सकते हो? वी बार मान सकते हो, ठीक है। वी बार बराबर 2 गुणे अर्ध चक्र का औसत मान और धारा वाले को आई बार, ऊपर आई के ऊपर इस टाइप से लगा तो इसे आई बार पढ़ेंगे, अगर वी के ऊपर लगे तो वी बार, ठीक है। तो इस टाइप से वी बार बराबर 2 गुणे अर्ध चक्र का औसत मान वाला फॉर्मूला लगेगा और अब हम यहाँ से क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर से निकाल लेंगे मान, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखना, कभी भी अर्ध चक्र का औसत मान पूछा जाए तब आपको सिंपल फॉर्मूला कौन सा लगाना है? वी नॉट बाई वो 2/पाई वी नॉट, ठीक है। लेकिन जब पूरे चक्कर की बात हो तो 2 का गुणा कर देना। तो यहाँ से अब हम लोग वी बार की वैल्यू निकाल लेते हैं औसत मान की पूरे चक्कर के लिए। तो 2 गुणे अर्ध चक्र का औसत मान 2/पाई वी नॉट, ठीक है। तो वी बार बराबर 2 दूना 4/पाई, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू वी नॉट। वी नॉट कहाँ पे? 200 वोल्ट, ठीक है। कितना है? 200, तो यहाँ से 200 रख दो, हल कर लो। वी बार बराबर 4 का 200 से गुणा 800 बटे में 3.14, ठीक है। इस टाइप से अगर हम यहाँ से दशमलव हटाते तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। तो वी बार बराबर यहाँ से कितना हो गया? 800 और 2 जीरो, तो 800 गुणे 2 जीरो को 10 की पावर 2 कर लो बटे 314, भाग लगा देना। देख सकते हो सिंपल 800 और यहाँ पे 2 जीरो थे तो 10 की पावर 2, 314 नीचे हो गया। अब क्या करें? सिंपल हम 800 में 314 का भाग दे देंगे और हमारे पास आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको बताते हैं, आप लोग भाग दे के देख लेना, यहाँ पे आपका 2 दशमलव करके आएगा, ठीक है। आंसर हम आपको सीधा बता दे रहे हैं, यहाँ से आपका, ठीक है। जब आप लोग इसका भाग दोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वी बार बराबर 2.548 ऐसे वैल्यू आएगी गुणे में 10 की पावर 2 वोल्ट। ये आपके पास सिंपल सा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंपल कुछ नहीं करना था, इसका भाग दे देना, आपके पास आंसर आपका आ जाएगा। तो ये क्या निकला? पूरे चक्कर के लिए विभवांतर का औसत मान और ये क्या निकला? आपका विभवांतर का शिखर मान, ठीक है। तो इस टाइप से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। देखो पहला फॉर्मूला जैसे आपको ये मिला VRMS बराबर वी नॉट बाई रूट 2, ये वाला याद कर लो। और जैसे औसत मान का, अर्ध चक्र का औसत मान है तो इसका सूत्र होता है 2/पाई वी नॉट और धारा का है तो 2/पाई आई नॉट। और फिर अगर यहाँ से आपको पूरे चक्र के लिए विभवांतर का निकालना है तो 2 का गुणा हो गया। इसी टाइप से पूरे चक्र के लिए धारा का निकालना है तो 2 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये वाला भी था, प्रत्यावर्ती धारा का I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूले सब तैयार कर लो तभी न्यूमेरिकल लग पाएंगे। इसी टाइप से V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूले याद रखो, ठीक है। जहां I क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा, I नॉट है धारा का शिखर मान, V क्या है? ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज, V नॉट है और उसका प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान। ओमेगा क्या है? यहाँ पे ओमेगा को कोणीय वेग बोलते हैं, T समय है, बस। तो ये सभी फॉर्मूले तैयार कर लो अगर न्यूमेरिकल को अच्छे से करना चाहते हो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले मिले? ये वाला और एक ये था अर्ध चक्र के लिए 2/पाई वी नॉट और I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इन सब फार्मूलों को भी तैयार कर लो, ठीक है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, अभी पहला क्वेश्चन लिया था इसलिए क्वेश्चन सिंपल था। अब आपको आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप देखो भैया, बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला ये जो क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग मस्त तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है हमारे पास, पढ़ना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
कहा गया एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा के समीकरण दिए गए हैं। V बराबर 200 साइन 314 t प्लस पाई बाई 6 वोल्ट, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण दिया गया है। फिर इसके बाद I बराबर 5 साइन 314 t माइनस पाई बाई 6, ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया गया है। कह रहा है ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है। पहला पॉइंट प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति ज्ञात करना है। दूसरा पॉइंट V तथा I के मध्य कलांतर ज्ञात करना है। तीसरा पॉइंट परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करना है? परिपथ की प्रतिबाधा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल से हम लोग सारी चीजें निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो जब भी कोई क्वेश्चन हल करना है हमें सबसे पहले उसमें देखना है क्या क्या हमें दिया गया है। हमें दिया गया है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व तो मतलब कि L, प्रेरकत्व तो L होता है, संधारित्र मतलब उसकी धारिता C और प्रतिरोध मतलब उसका प्रतिरोध R। तो मतलब ये कैसा परिपथ है? LCR परिपथ। संधारित्र भी है इसमें अर्थात C भी है, प्रेरकत्व तो L भी है, प्रतिरोध R भी है। तो कैसा परिपथ? LCR परिपथ है। तो सबसे पहले ये जरूर पहचान जाना परिपथ कौन सा है। हमें दिया गया LCR परिपथ, ठीक है, क्योंकि प्रेरकत्व और संधारित्र और प्रतिरोध है इसलिए LCR परिपथ। ठीक है, अब कहा गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा के समीकरण हमें दिए गए। V बराबर है 200 साइन 314 t प्लस पाई बाई 6 और दूसरा धारा वाला कितना? I बराबर 5 साइन 314 t माइनस पाई बाई 6। ठीक है, ये वैल्यू हमें दी गई है, ये V की वैल्यू, ये I की वैल्यू। अब इसके बाद पूछ रहा है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति बताओ, V तथा I के मध्य कलांतर बताओ, परिपथ की प्रतिबाधा बताओ। ठीक है, तो अब हमें इनमें केवल समीकरण ही दिया गया है और कोई वैल्यू हमें नहीं दी गई, लेकिन हमें वैल्यू इन्हीं समीकरण से निकालनी है। देखो हमें यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण पता है क्या? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई, यहां से तुलना करा दो। अगर इससे हम तुलना कर दें, ठीक है, इससे हम तुलना कर दें तो यहां से देखोगे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई, यहां से आप क्या ढूंढ सकते हो? V नॉट का मान कितना है? 200। V नॉट धारा का वोल्टेज का शिखर मान कितना आ जाएगा? 200 वोल्ट। ठीक है, फिर यहां से अगर ओमेगा की वैल्यू यहां से निकाल लो, ओमेगा 314 निकल आया ओमेगा की वैल्यू कोणीय वेग की। ठीक है, और इसके बाद अगर यहाँ से फाई की वैल्यू निकालो, ठीक है, इसे फाई 1 मान लेना, फाई 1 की वैल्यू निकालो तो यहाँ से कितनी आएगी? पाई बाई 6, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसमें वैल्यू पता चल गई। इसी टाइप से जैसे दूसरा है I बराबर I नॉट, ये I बराबर 5 साइन 314 t माइनस पाई बाई 6। अगर इसमें आप क्या करो, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t माइनस क्या कर दो? फाई 2 से तुलना कर दो, से तुलना करने पे, ठीक है, तुलना कर दो, इससे वैल्यू निकाल लो जो मिल जाए आपको तुलना करने पे। ठीक है, इससे वैल्यू निकाले, I नॉट की वैल्यू 5 मिल जाएगी और ओमेगा की वैल्यू सेम आपकी वही आएगी, कितनी? 314। ओमेगा की वैल्यू 314 और फाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाई 2 प्लस ही होता है इसमें भी। फाई 2 की वैल्यू देखो आपका समीकरण होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। ठीक है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। देखो फाई 1 और फाई 2 हम क्यों लिख रहे हैं? होता तो केवल फाई है। फाई 1 फाई 2 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो कलांतर हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे फाई 1 यूज कर रहे हैं, यहाँ पे फाई 2 यूज कर रहे हैं। ऐसे केवल I बराबर साइन I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इतना याद रखना। यहाँ फाई 1 फाई 2 दो कलांतर के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, फाई 2 की वैल्यू यहाँ से जब प्लस का फाई 2 होता है तो यहाँ पे फाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का पाई बाई 6। ठीक है, फाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस पाई बाई 6। ठीक है, और ये जो हमारे पास धारा आई है कितनी आई है? यहाँ से I नॉट 5 एम्पियर, धारा का शिखर मान कितना आया है? 5 एम्पियर का। तो सबसे पहले समीकरण से तुलना करके आपको यही देख लेना है आपके पास क्या क्या वैल्यू है। सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो हमारे पास प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण था इससे तुलना कराई, जिससे V नॉट, देखो यहाँ से V नॉट, यहाँ से 200, तो V नॉट का मान 200। ओमेगा निकालना था, ओमेगा की जगह 314 तो ओमेगा का मान 314। फाई 1 की वैल्यू पाई बाई 6 आ गई। इसके बाद इस वाले समीकरण में हमने इससे तुलना करा दी I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2 से। इससे तुलना कराई, I नॉट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली? 5, और आपका ओमेगा की वैल्यू सेम आएगी 314 और फाई 2 की वैल्यू माइनस पाई बाई 6। प्लस का फाई 2 है लेकिन यहाँ पे माइनस पाई बाई 6 है, मतलब इसकी पूरी वैल्यू जो आएगी माइनस का पाई बाई 6 आएगी। ये देखे रहना, प्लस का सूत्र में होता है प्लस का, लेकिन फाई 2 की वैल्यू यहाँ पे प्लस करना होगा माइनस का, तो मतलब पूरी वैल्यू माइनस पाई बाई 6। आप जो जो पूछ रहा हो सिंपल निकाल दो।
क्या क्या पूछा गया? पहला पॉइंट प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति। हमसे क्या पूछ रहा है? आवृत्ति पूछ रहा है। आवृत्ति f बराबर पूछ रहा है, ठीक है। तो आवृत्ति का f का आपको अगर फॉर्मूला पता तो आप तुरंत निकाल लोगे। f निकालनी, आवृत्ति का फॉर्मूला पता होना चाहिए। f बराबर होता है ω/2π, ठीक है। f बराबर क्या सूत्र होता है? ω/2π। फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत निकाल लोगे। तो यहाँ से f बराबर ओमेगा की वैल्यू 314 थी, देख लो यहाँ से ओमेगा 314 था हमारा। अब 2π तो 2 की जगह 2π का मान याद होगा 3.14, इसको रख दो सिंपल, ठीक है, रख दिया। आप अगर यहाँ से देखोगे, देखो अगर 3.14 का हम दशमलव हटाएं, देखो दशमलव के बाद कितने अंक? 1 और 1 मिला के 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ से अगर दशमलव हटाते हो तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर दशमलव के बाद जितने अंक होंगे, अगर नीचे दशमलव हटाओगे तो ऊपर उतने जीरो बढ़ा देना। हल करो इसे, तो f बराबर 314 बटा 2 गुणे 314, काट पीट लो, 314 काटो बचेगा 100, f बराबर 2 से काटो 50, तो f बराबर 50 हर्ट्ज। यहाँ से हमारी आवृत्ति कितनी आ गई? 50 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, इसलिए हर्ट्ज में हमारी आवृत्ति आ गई, ठीक है। सिंपल आपको कैलकुलेशन कर लेनी, 50 हर्ट्ज आपके पास आवृत्ति आ जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें क्या निकालना है, देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमें निकालना है v तथा i के मध्य कलांतर। v तथा i के मध्य कलांतर, तो v तथा i के मध्य कलांतर, तो कलांतर निकालने के लिए फाई बराबर सूत्र लगा देना, φ1 माइनस φ2, ठीक है। फाई बराबर φ1 माइनस φ2। φ1 हमारा π/6 और φ2 है माइनस π/6, वैल्यू रख दो। φ1 की जगह π/6, बीच में पहले से माइनस लगा, φ2 की वैल्यू माइनस π/6, देख लो π/6, ये माइनस π/6, ठीक है। हाँ, अब इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ से π/6 माइनस माइनस मिला के प्लस π/6, यहाँ से इसे जोड़ दो 2π/6, मान निकालो 2 तिया 6, π/3 आ गया, ठीक है। π/3 वैल्यू आई। π/3 को आप और कैसे लिख सकते हो? देखो पाई का मान 180 होता है, तो 180/3 मतलब 60 डिग्री, तो ठीक ये हमारे फाई कितना आ गया कलांतर? 60 डिग्री या π/3, ठीक है। तो कलांतर कितना निकल के आया? 60 डिग्री का, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट भी निकल गया, v तथा i के बीच कलांतर फाई बराबर φ1 माइनस φ2 से हमारा कलांतर फाई निकल गया। तीसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है? परिपथ की प्रतिबाधा बताओ। प्रतिबाधा z का मान पूछ रहा है, तो इसको देखो जगह है नहीं, यहाँ हम छोटा सा आपको निकाल के दिखा देते, ठीक है। तीसरा पॉइंट परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा। तो देखो प्रतिबाधा निकालने के लिए आपको कौन सा परिपथ था? LCR परिपथ। तो इसके लिए एक सूत्र तो ये वाला होता है, z बराबर √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये वाला सबको सूत्र याद होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका ना XL की वैल्यू हमें पता है, ना XC की वैल्यू पता है, तो इसके लिए आपको प्रतिबाधा का ये सूत्र नहीं लगाना, आप ये वाला सूत्र लगा सकते हो। देखो आपको क्या क्या पता है, हमें पता है V0 की वैल्यू, और हमें क्या पता है? I0 की वैल्यू 5, ठीक है। I0 5 पता है, V0 हमें 200 पता है, तो हम यहाँ से z बराबर सूत्र लगा देते हैं V0/I0, ठीक है। जैसे ओम का नियम होता है R बराबर V/I, वैसे प्रतिबाधा की जगह आपको लिख देना z बराबर V0/I0, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ से z का मान प्रतिबाधा का निकाल लो। V0 कितना है? 200, V0 है 200 बटा I0, I0 कितना है? 5, सिंपल निकाल लो, 5 से काटो, 5 को 20, 40, z बराबर 40 ओम, ठीक है। 40 ओम की प्रतिबाधा आपकी आ चुकी है, यही आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 3 पॉइंट पूछे गए थे, आवृत्ति, कलांतर और आपका प्रतिबाधा, सिंपल सा आपके पास निकल आया। बस इस क्वेश्चन में था कि आपको ये समीकरण अगर याद है तो आप तुरंत ये सारी वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, और जो जो पूछा होगा फॉर्मूला रखोगे और आपके पास आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आशा करते हैं सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखो जितने क्वेश्चन इस वीडियो पे आपको करवाएंगे वो सभी मतलब मस्त क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। तो एकदम आसानी से आपको एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है, और कोशिश ये करो कि हमसे पहले आप भी सॉल्व करने का प्रयास करो, ठीक है। और हम तो यहाँ पे लगवा ही रहे, लेकिन अपने कॉपी में खुद से भी प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। आप देखो भैया, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहा गया 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी के प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। परिपथ की प्रतिघात XL, प्रतिबाधा Z तथा परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल से इसको भी हमें हल करना है, ठीक है।
क्या क्या दिया, 1 ओम प्रतिरोध, पहले तो प्रतिरोध R का मान है, फिर हेनरी मतलब प्रेरक तो L का मान भी है, और आपका क्या दिया गया है, विभवांतर V भी दिया गया है। ठीक है, तो आपका LR परिपथ की बात है इसमें। ठीक है, तो देखो जो जो दिया हम लोग सिंपल नोट कर लेते हैं। तो देखो भैया क्या क्या हमें वैल्यू दी गई है। हमसे कहा 1 ओम का प्रतिरोध, मतलब R का मान दिया है 1 ओम। इसके बाद कहा गया 0.01 हेनरी, मतलब प्रेरकत्व तो हमें दिया गया 0.01 हेनरी। इसके बाद क्या किया गया, श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन, मतलब हमें क्या दिया गया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज 200 वोल्ट का दिया गया है। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितना दिया गया, 200 वोल्ट, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। आवृत्ति हमें दी गई है, आवृत्ति एफ हमें कितना दिया गया, 50 हर्ट्ज की दी गई है आवृत्ति। अब कहा गया परिपथ की प्रतिघात एक्सेल, आपको निकालना क्या, एक्सेल की वैल्यू, प्रतिबाधा जेड की वैल्यू और धारा आई की वैल्यू, सिंपल सा। ठीक है, तो देख सकते हो एक्सेल हमें निकालना, जेड निकालना, आई निकालना। तो सबसे पहले यही काम को, जो दिया हो नोट कर लो, जो निकालना हो नोट कर लो, आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो करते हैं हल, सिंपल। सबसे पहले हमें निकालना एक्सेल। एक्सेल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। एक्सेल बराबर सूत्र क्या होता है, ओमेगा एल। ठीक है, यहाँ ओमेगा की वैल्यू नहीं तो ओमेगा एल को आप ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिख सकते हो, क्योंकि एफ बराबर सूत्र क्या होता है, एफ बराबर सूत्र होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू एफ। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ से हमारे पास 2 पाई एफ ओमेगा की जगह और आगे एल, तो एक्सएल बराबर सूत्र लगा दो 2 पाई एफ एल या ओमेगा एल, तो एक्सएल आपका जो आपका प्रतिघात है वो निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक्सएल निकालना है, तो 2 पाई एफ एल, एफ की वैल्यू में पता ही है, निकाल लेंगे। सिंपल 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 इंटू एफ हमारे पास कहाँ है, ये रहा 50 हर्ट्ज का, एल कितना है 0.01। सिंपल सही से हल कर लो। यहाँ से हमारे पास 50 दूना 100, 50 का 2 से गुणा 100 हो गया, गुणे में 3.14, कितना है यहाँ पे 3.14, और यहाँ जो 0.01 इसे ऐसे लिख लो 10 की पावर -2, क्योंकि यहाँ पे 0.01 है, इस टाइप से 0.01, तो इसे चाहे इस टाइप से लिख सकते हो 1 गुणे 10 की पावर -2। ठीक है, तो यहाँ से 50 दूना 100, 3.14, 1 गुणे 10 की पावर -2, इसे हल करो। यहाँ से 3.14 का 100 में गुणा हो जाएगा, सिंपल 314.00 आपका आएगा। ठीक है, और यहाँ आगे कितना आएगा, 10 की पावर -2, मतलब एक्सेल की वैल्यू कितनी आएगी, 314 गुणे 10 की पावर -2, या आप लिख सकते हो एक्सेल बराबर 3.14। ठीक है, 3.14 ओम, ये आपके पास क्या आ जाएगी, प्रतिघात आपकी एक्सेल। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी, प्रतिघात एक्सेल। देख सकते हो सिंपल है, 314 गुणे 10 की पावर -2, मतलब 2 अंक पे दशमलव लगा दिया, 3.14। तो ये हमारे पास सबसे पहला काम हो गया, हमारा प्रतिघात निकल गया। अब इसके बाद हमें निकालना प्रतिबाधा जेड। जेड निकालने के लिए एक चीज ध्यान दो, परिपथ कौन सा है। हमने देखा आर हमें दिया गया, एल दिया गया, मतलब एल आर परिपथ। तो एल आर परिपथ में प्रतिबाधा निकालनी है, परिपथ में प्रतिबाधा निकालनी है। ठीक है, तो एल आर परिपथ में प्रतिबाधा जेड का सूत्र हो जाएगा √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, r² प्लस एक्सएल स्क्वायर। और अगर क्या होता, अगर हमारे पास मान लो आपका LCR परिपथ होता तो r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर होता, तब प्रतिबाधा का सूत्र r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर होता। यहाँ पे LR परिपथ में प्रतिबाधा निकालनी, इसलिए जेड बराबर √r² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, तो जेड का मान निकाल लेते हैं, r², r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 1 ओम, तो 1 का स्क्वायर, प्लस एक्सएल की वैल्यू, एक्सएल तो 3.14 आया है, तो 3.14 का स्क्वायर करना पड़ेगा भैया, 3.14 का स्क्वायर। आप इसे हल करो, यहाँ से 1 प्लस 3.14 का स्क्वायर, देखो हम बताते कितना आएगा, ठीक है। जब 3.14 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू में आपको बता रहे कितनी आएगी, 9.8596। ठीक है, 9.8596 ये वैल्यू आपके पास आएगी, 9.8596 ये वैल्यू आपके पास प्रतिबाधा की आएगी। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, जेड बराबर जब इसको जोड़ोगे 1 और 9 मिलके 10.8596 ये वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर आपको इसका क्या करना होगा, भाग विधि से अंडर रूट निकालना। हम आपको जेड का मान सीधा बता दे रहे हैं। ठीक है, तो जेड की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, यहाँ पर से आपका आएगा
3.3 ओम लगभग आएगा। ठीक है, कितना आएगा, अंडर रूट कर लेना भाग विधि से, 3.3 ओम लगभग वैल्यू आपकी आ जाएगी किसकी, प्रतिबाधा जेड की। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भाग विधि द्वारा अंडर रूट करना पड़ेगा, तब आपकी वैल्यू आएगी 3.3 ओम लगभग में वैल्यू आएगी। ठीक है, लगभग मीटर की 3.3 ओम वैल्यू आएगी। तो इस टाइप से हम प्रतिबाधा निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या निकालनी, धारा आई निकालनी। तो आई का सूत्र कौन सा हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें देखो V पता है, R पता है, प्रतिबाधा Z पता है। एक चीज यहाँ पे आपने देखा था कि 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन से जुड़ा है, प्रत्यावर्ती धारा लाइन से जुड़ा है, मतलब ये आपका केवल V नहीं, ये क्या चीज है हमारे पास, VRMS की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि आपसे कहा गया है 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन से जुड़ा हुआ है, मतलब कि आपका VRMS की वैल्यू दी गई है। तब जब हम लोग धारा निकालेंगे तो धारा I का जो सूत्र आएगा, I बराबर सूत्र आएगा I बराबर VRMS बटे में जो प्रतिबाधा Z है, ये आपको रखना पड़ेगा धारा निकालने के लिए। ठीक है, तब यहाँ से VRMS की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 200 और बटे में 3.3। तब हम लोग ना मान जब निकालेंगे तब हमारे पास जो I का मान आएगा, I का मान आपको सिंपल 3.3 का 200 में भाग देना, आपकी जो वैल्यू आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 60.6, 60.6 एम्पियर आएगी। ठीक है, इस टाइप से आपके पास धारा आई का मान निकल आएगा कितना, 60.6 एम्पियर। सिंपल देख सकते हो, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। देखो कैलकुलेशन तो यार आपको ही करनी पड़ेगी, सिंपल सा है। देखो VRMS बटा जेड 200 बटा 3.3, यहाँ से दशमलव ऊपर जाएगा, 0 पर जाएगा, 33 का भाग 2000 में देना, 60.6 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला बस ये देखना, I बराबर VRMS बटा जेड लगा। यहाँ पे आपसे कहा गया था 200 वोल्ट, कहा गया प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन से जुड़ी है, तो इसलिए VRMS की वैल्यू थी 200 वोल्ट। तब हमने यहाँ से सूत्र लगाया I बराबर VRMS बटा जेड, जेड है प्रतिबाधा, VRMS की वैल्यू 200 और बटे में जेड की वैल्यू 3.3, यहाँ से हमारे पास I का मान आया 60.6 एम्पियर। ठीक है, तो इस टाइप से धारा भी निकली, प्रतिघात भी निकला और प्रतिबाधा भी निकली। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और अभी अच्छे क्वेश्चन हैं जिसमें LCR परिपथ वाले बड़े न्यूमेरिकल आते हैं, उनको भी लगवाएंगे, टेंशन न लो। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप भैया बात करते हैं सिंपल से अगला क्वेश्चन हम लोग, अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो भी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ना आप लोग खुद बताओ अच्छा है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंगदैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जा सकती है, एक 2.4 माइक्रोफैरेड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल पढ़ो और क्या निकालना है समझो। ठीक है, आपसे कहा गया एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंगदैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जा सकती है, एक 2.4 माइक्रोफैरेड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है, अनुनादी परिपथ है, ध्यान से समझना, अनुनादी परिपथ है, अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व L का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो सिंपल देखो हमें क्या क्या दिया गया है इस क्वेश्चन पे, हमें क्या क्या दिया गया, हमें दिया गया केंद्र से, एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंगदैर्ध्य, हमें यहाँ पे तरंगदैर्ध्य दे दी है लैम्डा, तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ से जान लो तरंगदैर्ध्य को लिखते हैं लैम्डा इस टाइप से। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू है 300 मीटर। ठीक है, अभी तरंगदैर्ध्य के बारे में हम लोग जो आपका आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे वो वाला आपका द्रव्य तरंगे वाला, ठीक है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, आपका डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य वाला, और आपका जो किरण प्रकाशिकी वाला चैप्टर है उसमें भी अभी फॉर्मूले देखेंगे तरंगदैर्ध्य के, प्रकाश की चाल के, तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला यूज होगा। अभी देखना, कहा गया तरंगदैर्ध्य लैम्डा 300 मीटर है। इसके बाद क्या कहा गया, एक 2.4 माइक्रोफैरेड धारिता वाला संधारित्र। ठीक है, हमें संधारित्र की धारिता C का मान दिया है 2.4 माइक्रोफैरेड। जब भी माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड में वैल्यू, सबसे पहले उसे फैरेड में बदल देना। एक चीज जान लो, 1 माइक्रोफैरेड बराबर होता है 10 की पावर -6 फैरेड के, 1 पिकोफैरेड बराबर होता है 10 की पावर -12 फैरेड के, ये चीज याद रखना। अब यहाँ माइक्रोफैरेड है तो माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलने के लिए 10 की पावर -6 का गुणा करेंगे, तब यहाँ से आएगा C बराबर 2.4 गुणे 10 की पावर -6 फैरेड। ठीक है, जो 2.4 माइक्रोफैरेड इसे फैरेड में बदलोगे तो C बराबर 2.4 गुणे 10 की पावर -6 फैरेड। ठीक है, अब इसके बाद कहा गया कि अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली, सबसे पहले लिख लो परिपथ कैसा, अनुनादी परिपथ, अनुनादी परिपथ है, और उसके लिए निकालना क्या है हमें, उसके लिए हमें निकालना प्रेरकत्व L का मान। ठीक है,
अनुनादी परिपथ के लिए प्रेरकत्व तो एल का मान हमें निकालना है। तो अब बात करेंगे हम लोग प्रेरकत्व तो एल कैसे निकाल सकते हैं। देखो इसमें हमें केवल धारिता दी है और लैम्डा का मान दिया है। अब बात ये आती है कि भैया हमें धारिता और वो तो दिया है, लेकिन हम एल का मान कैसे लाएं। एल का मान कैसे लाएं, तो देखो सबसे पहले उसने एक हिंट दे दिया अनुनादी परिपथ। क्या बता दिया, अनुनादी परिपथ। तो अनुनादी परिपथ के लिए आपको आवृत्ति का सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। अनुनादी परिपथ के लिए आवृत्ति का सूत्र याद होना चाहिए। आवृत्ति F बराबर सूत्र होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC, 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये सूत्र होता है। यहां से हम चाहे तो L निकाल सकते हैं। कैसे, सिंपल अनुनादी परिपथ के लिए आवृत्ति होती है बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC। यहां से अगर L की वैल्यू निकालनी तो इस अंडर रूट LC को आप इधर ले लो, इस अंडर रूट LC को इधर ले दो, तो अंडर रूट LC आपका क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो अंडर रूट LC ये आ गया, उधर बचा कितना 1/2 पाई है, F ये जो इधर है ये इधर आ जाएगा 2 पाई इंटू F, ठीक है। अंडर रूट LC का मान निकाल लेते हैं। सिंपल अंडर रूट LC को उधर लिया, F को नीचे भेज दिया, 1/2 पाई इंटू F, ठीक है। अब क्या कर दे, अभी देखो इतना ही लिखे रहो या तो, ठीक है, या क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर देते, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करके हम एक फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं। ऐसे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो यहां से अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो सिंपल LC बचेगा, वहां से इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, F का स्क्वायर F स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से देख लो, LC बराबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, F का स्क्वायर F स्क्वायर। अब यहाँ से LC की वैल्यू है निकालना क्या, प्रेरकत्व, तो L को यही बचा लो, C को नीचे भेज दो, तो 1/4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर इंटू C। ये हमारे पास प्रेरकत्व का सूत्र आया, L बराबर 1/4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर C, ठीक है। सिंपल देख लो, ये C इधर था, इसे नीचे भेज दिया, तो 1/4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर C, इतनी वैल्यू है इस प्रेरकत्व की। अब हमें क्या निकालना, L का मान। तो L का मान निकालने के लिए देखो, C धारिता तो हमें पता है, धारिता पता है, लेकिन F नहीं पता, आवृत्ति। तो आवृत्ति का एक फॉर्मूला तो हमें ये वाला पता है, ठीक है, ये वाला। आवृत्ति का एक फॉर्मूला हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे, किरण प्रकाशिकी चैप्टर में, उसमें आवृत्ति को हम लोग न्यू से दर्शाएंगे। अभी समझ लो, आपको जब किरण प्रकाशिकी वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें देख लो, आवृत्ति न्यू बराबर, न्यू से भी उसे प्रदर्शित करते हैं, N से भी प्रदर्शित करते हैं, F से भी प्रदर्शित करते हैं। तो आवृत्ति न्यू बराबर सूत्र होता है C/λ, जहां C प्रकाश की चाल, जहां C प्रकाश की चाल और आपका लैम्डा होती है आपकी क्या, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। ये एक फॉर्मूला याद कर लो आवृत्ति का। ये आपका इस चैप्टर का नहीं, आपका किरण प्रकाशिकी चैप्टर का है, लेकिन वो यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। आवृत्ति को न्यू से न लिख के हम यहाँ पे F से लिखेंगे, तो यहाँ से हम आवृत्ति F का एक फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे। आवृत्ति F बराबर C/λ, जहाँ C प्रकाश की चाल है और प्रकाश की चाल C का मान याद रख लो। प्रकाश की चाल C का मान हम यहाँ से लिखे दे रहे हैं, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल C बराबर वैल्यू याद रखना, C बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आवृत्ति निकालने के लिए C की वैल्यू 3 × 10⁸ रखेंगे। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 300 मीटर, 300 रख दो। सिंपल इसे हल कर लेना है आपको, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। F यहाँ से निकल जाएगा, F का मान निकाल के यहाँ रख देंगे, L हमारा निकल जाएगा। देखो कैसे, सिंपल यहाँ से 3 से काटो, 3 से काटा 100 बचा, यहाँ से F बराबर ऊपर 10⁸, नीचे बचा गया, यहाँ से 100 है तो इसे लिख सकते हो 10⁻², ठीक है। तो 10⁻² है, ऊपर 10⁸ काट दोगे तो 10�6 बचेगा, ठीक है। 10�6, इसे ऐसे लिख सकते हो 1 × 10⁻6 हर्ज। ये हमारे पास आवृत्ति निकल आई। सिंपल समझ में आया ना, 10⁸ ऊपर था, 10⁻² नीचे, 10⁻² काट दो तो 10�6 बच जाएगा, 1 × 10�6 हर्ज। आवृत्ति हमारी निकल आई। अब इसके बाद हम L निकाल सकते हैं। L का सूत्र यह आया हमारे पास, L बराबर 1/4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 रख दो, स्क्वायर है इसका तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ठीक है। पाई का स्क्वायर भी कर दो, 3.14 का स्क्वायर इंटू F स्क्वायर। F की वैल्यू आई 1 × 10⁻6, तो इसका भी स्क्वायर करो, 1 × 10⁻6 का स्क्वायर, ठीक है। F की स्क्वायर करना था तो इसका भी किया। C कहाँ है, C है 2.4 × 10⁻6, 2.4 × 10⁻6। अब आपको इसका मान निकालना पड़ेगा, तो 1/4 × 3.14 का स्क्वायर। देखो इसमें कैलकुलेशन बहुत सारी लगेगी, इसलिए आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है। 3.14 का स्क्वायर आपको करना होगा, हमने अभी स्क्वायर बताया था आपको, देखो
ठीक है। स्क्वायर जो आएगा वो आप लोग यहाँ से निकाल लेना, 3.14 का 3.14 से गुणा करना, तब आपकी वैल्यू आएगी 9.8596। ठीक है, 9.8596 इंटू 1 का स्क्वायर 1 गुणे 10 की पावर 6 का स्क्वायर 10 की पावर 12, 2.4 गुणे 10 की पावर -6। अब आपको इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होगा, हमें इसे हल करने के लिए इनका गुणा करना होगा और आंसर निकालना होगा। सिंपल देखो क्या करते हैं, यहाँ से जब आप लोग 1 में सिंपल देखो, जब 4 का गुणा इससे और इससे आपस में करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आपकी जो आएगी, वैल्यू आपकी कितनी आएगी हम आपको बता रहे हैं यहाँ से सिंपल। ठीक है, जब आप लोग 4 9.8596 और 2.4 का गुणा करोगे तो वैल्यू आएगी 94.65। इतनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी और 10 की पावर 12 और 10 की पावर -6 मिलकर 10 की पावर -6 गुणा आपको करना होगा। ठीक है, प्लस का 6 आएगा, 12 से 6 जाएगा +6। ठीक है, 4 का 9.8596 और 2.4 से गुणा करोगे 94.65, 10 की पावर 12 से 10 की पावर -6 गया, 10 की पावर प्लस का 6। ठीक है, आप यहाँ से हल करोगे, L बराबर 1/94.65 है, ऊपर ये आपका 10 की पावर 6 जाएगा, 10 की पावर -6 बन जाएगा। ठीक है, आप 94.65 के इसमें भाग नहीं जा रहा, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम एक काम कर सकते हो, अगर दशमलव हटाओ तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ से हमारे पास L बराबर कितना आ जाएगा, 100/9465 गुणे 10 की पावर -6। अभी भी 9465 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए क्या करते हैं, हम यहाँ से 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। अगर हम 2 जीरो बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 10 की पावर -2 और बढ़ा देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर -8। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 जीरो बढ़ाओगे तो यहाँ भी 2 जीरो बढ़ाने होंगे, तो इसलिए यहाँ से 2 बढ़ाए तो इधर 2 घटाए, तो 10 की पावर -2 घटाया, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -2 मतलब 10 की पावर -8। इसका भाग दे देना, वैल्यू आपकी 1.05 करके आएगी इंटू 10 की पावर -8 हेनरी। ये आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। देखो लास्ट तक हम आपको कैलकुलेशन तक लाए, चाहते तो इतने से छोड़ देते, आपसे कह देते कर लो। ठीक है, लेकिन आपको पेपर में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, आपको खुद से करना होगा। ठीक है, इसलिए क्या करना, जब यहाँ तक आए सबसे पहले इसका गुणा करके ये आएगा, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, इसका इससे गुणा करोगे तब ये वैल्यू आएगी। अब आपको हल करना है, तब 1.05 इंटू 10 की पावर -8 हेनरी आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आंसर आपका सही है। ठीक है, तो देख सकते हो इस टाइप से कैलकुलेशन भी आप लोग कर सकते हो पेपर में। तो सिंपल से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व है। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। सिंपल देखो इस क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले हमें अनुनादी परिपथ बता दिया था, लैम्डा की वैल्यू थी, धारिता संधारित दिया था और कुछ नहीं दिया था। आवृत्ति आपसे पूछा गया था प्रेरकत्व तो एल का मान बताओ। प्रेरकत्व तो एल के लिए आवृत्ति, अनुनादी परिपथ के लिए हमें आवृत्ति का सूत्र पता, प्रेरकत्व का तो अनुनादी परिपथ के लिए सूत्र पता नहीं, तो इससे हमने F बराबर 1/2 पाई √LC, ये अनुनादी परिपथ के लिए आवृत्ति होती है, तो इससे हमने L का सूत्र बना लिया ये। अब इसके बाद हमें F नहीं पता, हमें लैम्डा पता है, और यहाँ से हमें क्या कहा गया था, तरंग प्रसारित की जाती, तरंग की बात हो ही गई थी, तो इसलिए हमने तरंग की चाल या प्रकाश की चाल लगा दी, C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो F बराबर C/λ, C की वैल्यू ये, लैम्डा की वैल्यू ये, यहाँ से F हमारा ये निकला, F की वैल्यू यहाँ पे रखी, हमारा L ये निकला। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अच्छे से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हो। अब बात करते हैं जो LCR परिपथ वाले न्यूमेरिकल्स हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े न्यूमेरिकल आते हैं, तो अब उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लो। तो अब भैया बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करो और खुद देखो कैसा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए पहला नंबर एमीटर का पाठ्यांक, दूसरा नंबर वोल्टमीटर का पाठ्यांक। कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको भी हम लोग आसानी से ही सॉल्व कर लेंगे। देखो हमारे पास ये परिपथ है, परिपथ में यहाँ पे इस टाइप से जो बना है इसको क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। तो संधारित्र के में धारिता C का मान दिया गया 62.5, और इसमें एक चीज ये अलग दे दिया गया 62.5 MF लिखा है। MF का मतलब भी माइक्रोफैरेड ही है। ठीक है, MF लिखा हो या म्यू F ऐसे लिखा हो, इसको भी माइक्रोफैरेड पढ़ना, MF को भी माइक्रोफैरेड पढ़ना। ठीक है, इसमें एकदम अलग से दिया है, तो MF को माइक्रोफैरेड ही समझना। इस टाइप से पेपर में आ जाए तो कंफ्यूज न होना, इसका मतलब माइक्रोफैरेड ही है। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता C का मान 62.5 माइक्रोफैरेड है। यहाँ पे एक प्रेरकत्व तो लगा है, ठीक है, जिसका L का मान दिया गया है 0.1 हेनरी। ठीक है, इसके बाद आगे आओगे, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर हमारा लगा है V, यहाँ पे एक एमीटर A लगा है, यहाँ पे एक शंट लगा है जिसमें V का मान दिया है 200√2 sin 400t 400t। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रतिरोध R 20 ओम का लगा है।
अब हमसे ये पूछा गया है कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक और एमीटर का पाठ्यांक बताओ। ये रहा वोल्ट मीटर, इसका पाठ्यांक क्या है, एमीटर का पाठ्यांक क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सॉल्व करते हैं, जो जो दिया नोट करते हैं और इसे हल करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। हमें सबसे पहले सी का मान दिया है 62.5 माइक्रोफैरेड, 62.5 माइक्रोफैरेड। सबसे पहला काम इसे फैरेड में बदलना। तो माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁻6 से गुणा, तो 10⁻⁻6 फैरेड। इसके बाद एल का मान है 0.1 हेनरी, एल का मान 0.1 हेनरी। इसके बाद आर का मान 20 ओम। आपको समीकरण v बराबर दिया गया 200√2 और साइन 400t। ठीक है, इतनी वैल्यू दी गई है, 200√2 साइन 400t। यहां से क्या करते हैं, एक काम कर सकते हो, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी से तुलना करा दो, v0√2 साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर। ठीक है, जब इससे तुलना करेंगे तो हमें कुछ मान मिल जाएंगे, किसके किसके, जैसे हमें v0 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, किसकी वैल्यू, v0 का मान मिल जाएगा 200। ठीक है, v0 का मान 200, यहां से आपका ओमेगा का मान मिल जाएगा 400, ओमेगा का मान 400, तो हमें यहां से ओमेगा मिल गया, v0 मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, पहला नंबर एमीटर का पाठ्यांक, दूसरा नंबर वोल्टमीटर का पाठ्यांक। सिंपल से निकालते हैं। तो देखो पहला हमें क्या दिया गया, एमीटर का पाठ्यांक, मतलब एमीटर का पाठ्यांक हमें क्या करना है, निकालना है। एमीटर का पाठ्यांक मतलब हमें धारा ही तो निकालनी है। एमीटर का मतलब क्या होता है, धारा मापता है, और वोल्टमीटर वो आपका विभव मापता है। तो हमें एमीटर का पाठ्यांक का मतलब हमें सीधा सीधा आई का मान निकालना है। तो आई का मान निकालने के लिए सूत्र आपको क्या लगाना है, देखो सूत्र यहां से आपका लगेगा कौन सा, धारा आई बराबर एमीटर का पाठ्यांक निकालने के लिए VRMS बटे में जेड। ठीक है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान बटे में प्रतिबाधा जेड, ये सूत्र लगेगा, तब हमारे पास एमीटर का पाठ्यांक आएगा। ठीक है, अब इससे पहले हमने देख लो यहाँ पे सारी वैल्यू पहले ही नोट कर ली, आपका धारिता सी एल जो जो मतलब दिया था सब कुछ नोट किया, इससे तुलना करके हमने ये वैल्यू भी निकाल ली। अब हमें अगर एमीटर का पाठ्यांक चाहिए तो हमें VRMS चाहिए और जेड चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से VRMS निकालेंगे और जेड निकालेंगे। ठीक है, तो VRMS मतलब आपका विभवांतर या वोल्टता का वर्गमाध्य मूलमान कैसे निकलेगा, VRMS बराबर सूत्र होता है V0/√2, सबको पता है, निकाल लो सिंपल सा यार, V0/√2, V0 है 200 और आपका ये बटे में √2। ठीक है, तो इसमें हमने एक चीज गड़बड़ किया, यहाँ पे देखो समीकरण यार ये वाला नहीं, v बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है ना, सॉरी इसके लिए I बराबर I0 साइन ओमेगा टी और v बराबर V0 साइन ओमेगा टी, √2 कहां से लिख दिया था। तो यहां पर से हमें V0 की वैल्यू कितनी मिलेगी, V0 की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी ये पूरी 200√2। ठीक है, यहां से वैल्यू कितनी आएगी 200√2, ये वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, समीकरण होता है v बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से V0 की वैल्यू 200√2 आएगी, तो यहाँ से हम V0 की वैल्यू सिंपल रखेंगे 200√2 और बटे में ये वाला √2। अब इसे हल कर लेंगे, आपके पास VRMS निकल जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 200 वोल्ट। ठीक है, तो हमें वोल्टता का वर्गमाध्य मूलमान कितना मिला 200 वोल्ट। अब इसके बाद एमीटर का पाठ्यांक निकालने के लिए क्या चाहिए, जेड चाहिए, तो जेड निकाल लेते हैं यहाँ से, जेड प्रतिबाधा जेड बराबर। ठीक है, प्रतिबाधा जेड बराबर प्रतिबाधा जेड। तो प्रतिबाधा जेड कैसे निकलेगी, जेड के लिए सूत्र चाहिए, पहले देखो कौन सा परिपथ है इसमें, प्रेरकत्व तो एल बी है, सी बी है, आर बी। LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा जेड का सूत्र क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब आपको L तो पता है, C भी पता है, लेकिन XL और XC तो नहीं पता, XL XC नहीं पता, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, जेड बराबर √R², XL का सूत्र लगा दो ओमेगा L माइनस XC का 1/ωc²। ठीक है, आप वैल्यू रख लो, ओमेगा की वैल्यू पता ही है, LC हमें पता है, निकाल लेंगे। जेड बराबर √R², R की वैल्यू कहाँ है 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू देखो, ओमेगा कहाँ रहा, ये हमारा ये 400 और L है 0.1, तो 400 गुणे 0.1 माइनस 1/ωc, ओमेगा 400 है, C कितना 62.5 गुणे 10⁻⁻6, यहाँ से 400 गुणे 62.5 गुणे 10⁻⁻6, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, इसको आपको हल करना पड़ेगा स्क्वायर। ठीक है,
देख लो वैल्यू सही ना गलत तो नहीं होगी। 400 गुणे 62.5 गुणे 10 की पावर -6, यहाँ पे 400 गुणे 0.1 सही है। अब इसे हल करना पड़ेगा। तो z बराबर हल करो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 गुणे 0.1 मतलब आपका 400 गुणे 0.1 करोगे तो 400 का 0.1 से गुणा आपका 400, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा 40 आ जाएगा। 40 माइनस 1 बटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं 400 का 62.5 पे गुणा कर लो तो सिंपल दशमलव भूल जाओ कुछ देर के लिए, 2 जीरो लगाओ, 4 पंचे 20 0 2, 4 दूनी 8 2 10 0 1 4 6 24 1 25, इतनी वैल्यू आई। दशमलव एक अंक पे लगा, एक अंक पे लगा लो, गुणे 10 की पावर -6 स्क्वायर। हल करो इसे। z बराबर √400 प्लस 40 माइनस 1 बटा, यहाँ से 25,000.0 है। देखो 2530.0, ध्यान से देखो 2530, एक अंक पे दशमलव लगा था इसलिए यहाँ पे एक अंक पे दशमलव, सीधा सीधा 25,000 है। तो यहाँ से सीधा सीधा 25,000 न लिख के हम 25 गुणे 10 की 3 लिखेंगे और यहाँ पे 10 की पावर -6 इसका स्क्वायर। सिंपल देख लो क्या किया, यहाँ से क्या किया हमने 25 गुणे 10 की 3, ठीक है। मतलब 25,000 को 25 गुणे 10 की 3 किया, यहाँ 10 की पावर -6। अब इसे आगे हल करना पड़ेगा भैया हमें। z बराबर अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ से आगे हल करेंगे तो देखो जगह है नहीं नीचे तो डायरेक्ट यहीं पे हल कर दे रहे हैं। 10 की 3 और 10 की पावर -6 मिलके क्या बन जाएगा 10 की पावर -3, ठीक है। 3 जीरो और 10 की पावर -6 मिलके 10 की पावर -3। अब क्या करेंगे इस 10 की पावर -3 को ऊपर फेंक देंगे तो 400 प्लस 40 माइनस 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, 10 की पावर प्लस का 3 बटा 25 ऐसे हो जाएगा स्क्वायर इसका। ध्यान से देखो क्या हुआ 40 माइनस यहाँ से 103 नहीं 10 की पावर 3 है, ठीक है। 10 की पावर -3 ऊपर गया 10 की पावर प्लस का 3, ठीक है। 10 की पावर प्लस का 3, आप चाहो तो इस 10 की पावर प्लस 3 को क्या लिख सकते हो 1000। सिंपल समझ में आ रहा है ना हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सिंपल हम कुछ नहीं कर रहे हैं भैया, ये जो आपका 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा 10 की पावर +3 हो जाएगा। 10 की पावर 3 का मतलब 1000, तो सीधा सीधा 1000 लिख लो। हल कर लो इसे। 25 से अगर काट दे तो 25 चौको कितना होता है 100, 25 चौको कितना होता है 100 और 0 आ जाएगा 40, मतलब 25 से काटने पे 40 मिलेगा। तो यहाँ से जब हम लोग आगे हल करेंगे, देखो अब जगह बची नहीं, अब कहाँ हल करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो छोटा सा आपको हल करके दिखा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट, यहाँ से 400 प्लस हल करने पे मिला 40 माइनस 40 का स्क्वायर, 40 माइनस 40 का स्क्वायर मतलब 0। देख सकते हो कैलकुलेशन भले ही बड़ा दिख रहा था, लास्ट में कुछ नहीं बचा। z बराबर √400 प्लस 0 मतलब सीधा सीधा वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 400, मतलब 40 माइनस 40 0 का स्क्वायर 0 ही तो आएगा, तो 400 आ जाएगा। z बराबर 20 ओम। प्रतिबाधा कितनी निकल गई 20 ओम की, ठीक है। प्रतिबाधा कितनी निकल गई 20 ओम। यहाँ से हम सीधा सीधा 20 ओम नोट कर ले रहे हैं, इधर का इरेज करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो आएगा नहीं। जेड हमारे पास निकल गया 20 ओम, ठीक है। प्रतिबाधा कितनी निकली 20 ओम की। आप लोग कॉपी पे इसके आगे ही क्वेश्चन सॉल्व करना, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए हम इधर वाला पूरा इरेज करेंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। अब इधर वाला इरेज करके यहाँ से हम जेड की वैल्यू से हम क्या निकाल लेते हैं एमीटर का पाठ्यांक, ठीक है। जेड की वैल्यू से हम क्या निकाल लेते हैं एमीटर का पाठ्यांक। तो यहाँ से सिंपल देखो जेड की वैल्यू में पता है एमीटर का पाठ्यांक आई बराबर VRMS बटा जेड। तो यहाँ से VRMS की वैल्यू कितनी आई थी 200 बटा जेड की वैल्यू 20, 200 बटा 20 मतलब 20 दाम 200, आई बराबर 10 एम्पियर। पहला पॉइंट हमारा क्लियर है। पहला पॉइंट हमसे एमीटर का पाठ्यांक पूछा था तो हमें एमीटर का पाठ्यांक मिल गया। दूसरा पॉइंट पूछा गया वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कैसे निकलेगा वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर V का पाठ्यांक निकालने के लिए देखो सबसे पहले वोल्ट मीटर के पास कौन कौन है प्रेरकत्व और संधारित्र की धारिता। तो यहां से हम सूत्र लगा सकते हैं V बराबर XL माइनस XC इंटू I, ठीक है। क्योंकि V बराबर जैसे IR सूत्र होता है वैसे ही I तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका प्रतिरोध कौन सा लगेगा ये सीधा सीधा XL माइनस XC वाला, ठीक है। तो यहाँ से V बराबर XL माइनस XC इंटू I। इसमें क्या होता है V बराबर, इसमें आपका I इंटू जेड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है XL माइनस XC इंटू I, ठीक है। तब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकलेगा। तब V बराबर XL की जगह 1 बटा ओमेगा एल माइनस XL की जगह ओमेगा एल और XC की जगह 1 बटा ओमेगा C इंटू I। यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो V ओमेगा एल कितना होगा, ओमेगा एल की जगह सीधी सीधी वैल्यू 400 गुणे 0.1, 400 गुणे 0.1 माइनस 1 बटा ओमेगा C, 400 गुणे C कितना 62.5 गुणे 10 की पावर -6,
400 गुणे 62.5 गुणे 10 की पावर -6 इंटू आई का मान पता है क्या? 10 है। हाँ 10 है, पता तो है। v का मान आप देखो, हमने अभी इसको हल किया था, यहां से हल किया था, इसकी वैल्यू 40 आई थी, इसको हल किया था, आपकी वैल्यू 40 आई थी। ठीक है, अभी हल किया था कि नहीं? अंडर रूट के अंदर इसकी वैल्यू 400 का 0.1 से 40, इसको हल करोगे 40 गुणे में यहाँ पे 10 एम्पियर की धारा है तो इसका 10 का गुणा। तो सिंपल यहाँ से जब हम लोग हल करेंगे तो 40 - 40 0 गुणे 10 मतलब हमारा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 0 आएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। ठीक है, हमारे पास सिंपल सा वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक आएगा वो 0 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व है। बस आप ये देखो दिया क्या है क्वेश्चन में, और आपने देखो समीकरण दिया था हमने, यहाँ पे v बराबर v0 sin ओमेगा t से तुलना की, हमें v0 मिल गया, ओमेगा मिल गया। एमीटर के पाठ्यांक मिले सूत्र IRMS बराबर आपका I बराबर VRMS अपॉन Z वाला सूत्र। ठीक है, धारा I निकालना है तो I बराबर VRMS अपॉन Z, यहाँ से हम VRMS निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हमें प्रतिबाधा चाहिए, क्योंकि VRMS बटा Z होता है तो VRMS निकाला। अब प्रतिबाधा Z चाहिए तो Z के लिए हमने क्या किया? Z के लिए हमने क्या किया था? LCR परिपथ के लिए सूत्र लगाया, Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। वहां से हमने 20 ओम निकाल लिया, Z निकला। इसके बाद एमीटर का पाठ्यांक I बराबर VRMS बटा Z से 10 एम्पियर आया। वोल्ट मीटर के पाठ्यांक के लिए XL माइनस XC इंटू धारा I। ठीक है, जैसे V बराबर IR होता है, धारा I तो है, R की जगह XL माइनस XC, तो यहाँ से ओमेगा L माइनस I बटा ओमेगा C, यहाँ से सारी वैल्यू रखो, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 0। ठीक है, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व है। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। अब आपका अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इससे देखो सिंपल से क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज तथा धारा के समीकरण क्रमशः है। ठीक है, क्रमशः आपके कितने? E बराबर 220√2 साइन ओमेगा टी प्लस 5/6। दूसरा दिया गया I बराबर 15√2 साइन ओमेगा टी माइनस 5/6। कह रहा है E तथा I के बीच कलांतर तथा परिपथ में शक्ति क्षय की गणना करो। ठीक है, E तथा I के बीच कलांतर तथा परिपथ में क्या ज्ञात करो? शक्ति क्षय ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें क्या क्या दिया? हमें सबसे पहले दो समीकरण दिए, E बराबर 220√2 साइन ओमेगा टी माइनस 5/6। यहाँ पे देखो E क्या है? E है विद्युत वाहक बल। ठीक है, E क्या है? विद्युत वाहक बल। तो जैसे हमें E की जगह V होता है विभवांतर, वैसे E यहाँ पे दिया गया। जैसे V में V बराबर क्या होता है? V0 √2 साइन ओमेगा टी माइनस 5/6। वैसे ही यहाँ हमने जो क्वेश्चन पहला कराया था उसमें आपको दो समीकरण बताए भी थे। देखो इसमें V की जगह E कर दो सिंपल, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस 5/6 से तुलना करने पे समीकरण बताया था ना उस क्वेश्चन में, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस 5/6 से तुलना करने पे। वैसे यहाँ पे V की जगह विद्युत वाहक बल E है तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस 5/6 से तुलना करने पे सेम उसी तरह रहेगा। ठीक है, इससे तुलना करने पे जब तुलना करेंगे तो हमें वैल्यू पता चलेंगे कौन कौन सी। देखो हमें यहाँ से E0 पता चल जाएगा 220√2। ठीक है, E0 कितना है? 220√2, लिख लो 220√2। ओमेगा पता चल जाएगा, ओमेगा। ठीक है, इसमें हमें ओमेगा नहीं पता चल पाएगा क्योंकि भैया ओमेगा हमें नहीं दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या पता चल सकता है? हमें यहाँ पर से देखो, अगर हम यहाँ पे φ1 करके चले, ठीक है, ओमेगा टी प्लस φ1, तो हमें यहाँ से φ1 की वैल्यू मिल जाएगी -5/6। φ1 की कलांतर मिल जाएगा -5/6। ठीक है, जैसे उस वाले क्वेश्चन में क्या था सेम ऐसा ही। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है? धारा वाला समीकरण I बराबर इसको ऐसे इस टाइप से ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, I कितना है? 15√2 साइन ओमेगा टी माइनस 5/6। ठीक है, इतनी वैल्यू है। अब इसकी भी तुलना करा दो, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस φ2 से। ठीक है, φ1 φ2 हमने जैसे बताया था किस लिए मानना है? क्योंकि दो कलांतर दिए गए इसलिए। ठीक है, तो φ2 से तुलना करने पर, ठीक है, इससे तुलना करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? हमें सिंपल देखो ओमेगा तो दिया, वैसे भी नहीं गया। I0 कितना? 15√2। I0 हमें धारा का शिखर मान मिला 15√2। ठीक है, और यहां से क्या मिल सकता है? φ2 मिल सकता है -π/6। ठीक है, तो यहां से हमें E0 मिला। E0 को जैसे उसमें विभवांतर का शिखर मान, वैसे इसमें क्या हो जाएगा? ये विद्युत वाहक बल का शिखर मान। ठीक है, और I0 आपका धारा का शिखर मान। φ1 इसमें कलांतर है, φ2 इसमें कलांतर है। ठीक है, इतनी वैल्यू हमें मिली। तो इस वाले समीकरण में यार प्लस का था ना, इसमें प्लस का था, इसलिए यहाँ पे
प्लस की वैल्यू हमने ली, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू प्लस की आएगी, ये चीज ध्यान दो, यहाँ पे वैल्यू प्लस की आएगी क्योंकि समीकरण ऊपर प्लस वाला है। e बराबर 220√2 sin ओमेगा t प्लस 5/6 है, तो इसलिए φ1 की वैल्यू π/6 आएगी। और यहाँ पे आपका इसमें माइनस था बीच में, इसलिए φ2 की वैल्यू माइनस π/6। इसमें बहुत ज्यादा देखना होता है, ठीक है। अगर आपका थोड़ा सा भी इधर का इधर गलत हुआ, क्वेश्चन पूरा गलत, ठीक है। तो अब सारी वैल्यू हमने नोट कर ली है। अब हमें निकालना क्या है, ई तथा आई के बीच कलांतर। सबसे पहले हमें निकालना है, देखो हमें निकालना है ई तथा आई के बीच कलांतर, आई के बीच कलांतर। तो उस वाले क्वेश्चन में जैसे हमने निकाला था कलांतर फाई बराबर φ1 माइनस φ2 से, वैसे निकाल लो फाई बराबर φ1 माइनस φ2 से, ठीक है। φ1 हमारा कितना है, प्लस का π/6, φ2 कितना है, माइनस का π/6। हल कर लो, सिंपल कितना आ जाएगा यहाँ से, π/6 प्लस π/6 2π/6 आएगा, 2 3 जा 6, π/3 सीधा सीधा 60 डिग्री, जैसे उसमें आया था वैसे ही 60 डिग्री इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री आ गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें औसत शक्ति क्षय निकालना, परिपथ में शक्ति क्षय, ठीक है। तो परिपथ में शक्ति क्षय लिखते हैं, परिपथ में शक्ति क्षय। शक्ति क्षय का सूत्र आपको पता होना चाहिए, शक्ति क्षय का सूत्र, शक्ति क्षय के लिए सूत्र होता है P बराबर या P बार बराबर VRMS इंटू IRMS cos फाई। सूत्र क्या होता है, P बार बराबर VRMS इंटू IRMS cos फाई। VRMS धारा उसका वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान। लेकिन हमें यहाँ पे हमें इस बार विभवांतर का नहीं दिया गया, हमें किसका पता है, ई नॉट का, विद्युत वाहक बल का। तो हम यहाँ पे सूत्र कौन सा लगाएंगे, ERMS इंटू IRMS cos फाई, ठीक है, इस टाइप से। अब हमें ERMS तो नहीं पता, हमें ई नॉट पता है। इसी टाइप से हमें IRMS नहीं पता, हमें आई नॉट पता है। तो हम यहाँ से सूत्र इनके लगा सकते हैं, यहीं पे लगा लो, अलग ना निकालना चाहो। ERMS की जगह E0/√2 रख दो, जैसे VRMS की जगह V0/√2, वैसे इसमें IRMS की जगह I0/√2 इंटू cos फाई। फाई का मान कितना निकल के आया, 60 डिग्री, फाई का मान 60 डिग्री, तो cos 60। अब इसे हल कर लो, P बार बराबर, यहाँ से E0 की वैल्यू कितनी है, E0 हमारे पास 220√2 है, ठीक है। E0 कितना है, 220√2, तो 220√2, ठीक है, 220√2 बटे में √2, ये हमें वैल्यू इसकी मिली। इसके बाद I0/√2, I0 की वैल्यू 15√2 बटा √2, तो यहाँ से 15√2 बटे में भी √2 है तो √2 हो जाएगा, इंटू cos 60। cos 60 का मान पता होना चाहिए, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, याद रखना, ठीक है। cos 60 का मान 1/2। हल कर लो, P बार बराबर, यहाँ से √2 से √2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, बचा 220 गुणे 15 गुणे 1/2, 220 गुणा 15 गुणा 1/2, 2 से काटो 110, 15 गुणा कर दो, 15 0 0, 15 कम 15 5 1, 15 कम 15 16, 1650, ठीक है, 1650 वाट औसत शक्ति क्षय हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो सिंपल सा ये आंसर हमारा हो चुका है, 1650 वाट, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं था, आपको बस इन समीकरण से तुलना करनी है। कलांतर सबसे पहले पूछा गया, फाई बराबर φ1 माइनस φ2 से निकला। औसत शक्ति क्षय जैसे उसमें VRMS होता है, इसमें E की वैल्यू दी है तो ERMS इंटू IRMS cos फाई। आप चाहते तो ERMS पहले ही निकाल लेते, ERMS बराबर E0/√2, हमने यहीं पे रख दिया फार्मूला E0/√2, इसकी जगह I0/√2, सारा मान निकाल लो, ठीक है। सिंपल सा ये क्वेश्चन भी सॉल्व है। तो इस चैप्टर के जो प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर है, इसके जितने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उन सभी न्यूमेरिकल्स को हमने आपको इस वीडियो पे कराया, ठीक है। देखो एक चीज जान लो, आपको केवल फॉर्मूले सारे तैयार होने चाहिए, और इसमें किसी भी सवाल में आप बस ये देख लो क्या दिया है, क्या निकालना है, आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जितने यहाँ पे क्वेश्चन बताए, इन क्वेश्चन की आप लोग कॉपी पे एक बार फिर से प्रैक्टिस जरूर करना, और फिर आप जितने पिछले वर्षों में आपको क्वेश्चंस मिले उनको लगाना। आप खुद कहोगे कि भैया हमें तो प्रत्यावर्ती धारा के जो न्यूमेरिकल नहीं आते थे वो तो बहुत आसानी से आने लगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे यार तभी आपको आएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा और सभी न्यूमेरिकल सबको समझ में आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लो, और जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लो। चलते हैं, इसको नोट कर लो।